हेलो। ऑल गुड, सब लोग अच्छे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया यादव हैं, प्रिया जी नमस्ते। निकिता सिंह है, नमस्ते बेटा जी। ठीक है, सुजीत यादव जी हैं। सुजीत जी कैसे हो? ठीक है, सुदामा जी हैं, पम्मी हैं। चलिए, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। एक बार बताएंगे। अनुभव हैं, प्रिया चौधरी हैं, माही हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, काजल हैं, गुंजन पांडे हैं। जय हिंद, नमस्ते जी। चलो, पहले तो ये बताएंगे कि सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, एकदम बढ़िया है? ऑडियो वीडियो प्लीज एक बार बताएंगे। रवि हैं, भाभी दरोगा हैं, सबनम जी हैं, रूबी हैं, अनुराग हैं, अरुण हैं, साक्षी जी हैं, शुभम हैं, अमरजीत जी हैं, दीपा हैं, विनीता हैं जी, एक उमाकांत जी भी हैं। सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ठीक है, वॉइस के बारे में बता दीजिए कि वॉइस ठीक आ रही है, अच्छे से आ रही है? सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, ओके है सब। चलिए, आप लोग बोल रहे हैं कि सब ओके है, सब फाइन है, सब गुड है जी। जी, ऑल क्लियर है। ओके, राधे राधे जी। राधे राधे जी बेटा, राधे राधे। बहुत बहुत शुभाशीष। लव यू टू। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारा प्यार मन्ना जी। ठीक है, ओके। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के इस सेशन में जैसे कि मैंने आपसे बोला था जी बेटा, आज के सेशन में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया को। ठीक है, संसदीय कार्य प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, कैसे संसद के सत्र संचालित होते हैं, उसमें क्या जीरो आवर का कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें क्वेश्चन आवर का कॉन्सेप्ट है। तो उस सब को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उस सब को हम बहुत बढ़िया तरह से समझेंगे। चलिए, तो सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, ठीक है, सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करने होंगे। एक सेकंड रुकिए बेटा, आप लोगों के कमेंट थोड़े से। जी ठीक है, एक बार प्लीज सब लोग बताएंगे, मैं एक बार कमेंट ठीक कर लेता हूं। अरे क्या है यार। जी ठीक है सब, ओके ओके, ठीक है, वी आर रेडी। ओके, सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और भाई आ जाओ सब लोग। ठीक है, हम लोग बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया, है ना मुन्ना? संसदीय प्रक्रिया के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय यही है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस, संसदीय प्रक्रिया, है ना? इसको क्या बोलेंगे भैया जी? इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस, संसदीय प्रक्रिया। चलो जी, ये जो बेटा आपकी संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस दो चरणों में होती है। ठीक है ना? संसदीय जो प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया दो चरणों में होती है। प्रगति रावत कह रही हैं
अच्छा, क्लास रुक रही है। प्रगति रावत कह रही है वॉइस प्रॉब्लम। बेटा प्रगति, आप अपना नाम बुलवाने के लिए ऐसा बोल रही हैं। हाँ, ये बात सत्य है। ये थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों के कमेंट देखने में इश्यू हो रहा है मुझे हल्का सा। ठीक है, आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस, संसदीय प्रक्रिया को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम संसदीय प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस ये करना है, जो मैं बताता हुआ चला जाऊं, ठीक है, सब लोग उस पर बहुत अच्छे से, ठीक है, उसे समझते चले जाएंगे और उस पर विचार करते चले जाएंगे। बेटा ये जो संसदीय प्रक्रिया है, ये जो संसदीय कार्यवाही है, हम इस संसदीय कार्यवाहियों को दो खंडों में, दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, संसदीय प्रक्रिया कार्यवाही को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका, ठीक है, प्रथम पाली, प्रथम पाली, ठीक है, जिसको आप कहेंगे कि फर्स्ट मीटिंग। जैसे आप लोग कभी, ठीक है, एग्जाम देते होंगे और वो आपके एग्जाम जो होते होंगे वो दो पालियों में होते होंगे, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। तो ऐसी ही जो संसदीय कार्यवाही होती है, संसदीय कार्यवाहियों को दो खंडों में बांटा जाता है। एक पहली पाली, प्रथम पाली, और दूसरी द्वितीय पाली। ठीक है, द्वितीय पाली आप इसको बोलेंगे, पहली और द्वितीय पाली। तो हम संसदीय प्रणाली को, संसदीय कार्यवाही को दो भागों में डिवाइड करते हैं। संसदीय प्रणाली को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, 11 बजे सदन की कार्यवाही स्टार्ट होती है, सुबह 11 बजे। मैंने लिख दिया AM, ठीक है ना, 11 AM लिख दिया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही स्टार्ट होती है और 11 बजे से लेकर आपके 1 बजे तक, दोपहर में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो 11 से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये भैया जी प्रथम पाली है। ये क्या है? ये पहली पाली है। ध्यान रखेंगे सब लोग, ये प्रथम पाली है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। कौन सा समय भैया जी आपका? ठीक है, 11 बजे से लेके और 1 बजे तक का समय। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 2 बजे से लेके और 6 बजे तक का जो समय होता है उसे हम कहेंगे द्वितीय पाली। 2 से 6 बजे के बीच के समय को द्वितीय पाली कहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, ठीक है, एक चीज देखिए आपने, अगर गौर किया होगा तो 1 से 2 बजे के बीच का समय जो है, ठीक है, वो खाली रह गया। तो 1 से 2 बजे के बीच के समय में क्या होता है आपका? भोजनावकाश होता है, भोजनावकाश होता है। भोजनावकाश, ठीक है, इसको भोजनावकाश ही कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लंच टाइम है, ये लंच टाइम है। और ये कितने से कितने बजे तक का होगा लंच? तो भैया जी 1 घंटे का लंच करने का मौका मिलता है माननीय, ठीक है, सांसदों को, माननीय संसद के सदस्यों को। और वह जो बच्चे समय होता है वह 1 से 2 बजे तक का होता है। जैसे आपने बैंक में देखा है ना कि बैंक में भी समय होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, लंच का। तो ऐसे ही जो है ना, यहाँ पर लंच का जो समय होता है, लंच का समय कितने से कितने बजे तक का होता है? 1 से 2 बजे तक का समय लंच के लिए होता है, जिसको आप भोजनावकाश कहते हैं। ठीक है, संसदीय भाषा में हम भोजनावकाश इसको बोलते हैं, हम इसको भोजनावकाश के नाम से जानते हैं। तो हमने सबसे पहली चीज यहाँ पर ये समझी कि भैया जी सदन की कार्यवाही स्टार्ट होती है 11 बजे। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं यहां पर, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि भाई जो सदन है, सदन की कार्यवाही प्रारंभ होती है 11 बजे। प्रारंभ होती है 11 बजे, सुबह 11 बजे। तुम सोच के देखो बच्चे, सुबह 11 बजे ये लोग सदन में आते हैं, ठीक है, जबकि हम लोग अपने ऑफिस जो है 9 बजे पहुंच जाते हैं। और ये लोग आ रहे हैं सुबह 11 बजे, आराम से अपना, ठीक है, उठा के फ्रेश होके बिल्कुल एकदम 11 बजे आते हैं। और 11 बजे से लेकर, मैंने आपको बताया बच्चे कि 1 बजे तक, 11 बजे से लेके और आपका 1 बजे तक का जो समय है, इसको हम कहेंगे प्रथम पाली। क्या कहेंगे बच्चे? इसको प्रथम पाली हम इसको कहते हैं। अब इस प्रथम पाली में, ठीक है, सब लोग यहां पर ये ध्यान रखना कि जो पहली पाली है, इस पहली पाली में मैं आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन कर देता हूं कि भाई 11 बजे से लेके और आपका 12 बजे तक, 11 बजे से लेके 12 बजे तक जो शुरुआती 1 घंटा है, उसको हम कहते हैं कि वह क्वेश्चन आवर है, वह प्रश्न काल है। शुरुआती 1 आवर, ठीक है, तो शुरुआती जो 1 आवर है, डेट इज क्वेश्चन आवर, डेट इज क्वेश्चन आवर।
वह भैया जी क्या है, वह आपका प्रश्नकाल है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो शुरुआती 1 घंटा है, शुरुआती 1 घंटा आपका कौन सा है, क्वेश्चन आवर है, शुरुआती 1 घंटा प्रश्नकाल है। इसके बाद ठीक है 12 बजे से लेके और 1 बजे तक का जो घंटा होगा, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये शून्यकाल है, शून्यकाल, ये 0 आवर है, ये 0 आवर है। तो आपने एक बात गौर की, क्या गौर किया बच्चे आपने? आपने इस बात को गौर किया कि 11 से 12 बजे तक का जो समय है, 11 से 12 बजे तक का समय क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 बजे का जो समय होता है ये आपका 0 आवर होता है। इस बात को आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से जाना। ठीक है, मतलब टोटल हमने 11 से 1 बजे तक का जो पूरा टाइम है उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, और 11 से 1 बजे के टाइम को हमने 2 भागों में बांट दिया कि भाई ये प्रश्नकाल का समय है, ये शून्यकाल का समय है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो इसे हमें समझना है और आगे हम इसे बहुत अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बात ध्यान रखना कि जो सदन की कार्यवाही है, सदन की कार्यवाही कब से स्टार्ट होती है, 11 बजे से, और 11 बजे से स्टार्ट होकर मेरे प्यारे बच्चे सदन की कार्यवाही शाम को 6 बजे तक चलती है। बात समझ पा रही है? तो आप ये कह सकते हैं कि सर 11 बजे से सदन का स्टार्ट होना और 11 बजे से सदन खुलता है, क्या बोल सकते हैं कि सर 11 बजे सदन खुलता है और 11 बजे सदन के खुल जाने के बाद वह शाम को 6 बजे बंद होता है। ठीक है, तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जो भी काम सदन के अंदर होते हैं उसे ही सदन की हम कार्यवाही कहते हैं। क्लियर है? तो मैं इसको लिख देता हूं कि सदन की कार्यवाही क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाउसेस। सदन की कार्यवाही क्या है, आपके लिए एक एक पॉइंट लिखना जरूरी है कि आप इनको नोट्स में भी जाने दें। सदन की कार्यवाही क्या है, तो भैया जी 11 बजे सदन खुलता है, मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, 11 बजे सदन खुलता है, सदन खुलता है, 6 बजे सदन बंद हो जाता है, शाम 6 बजे की बात है, 6 बजे सदन बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भैया जी कि 11 से और 6 बजे के बीच में सदन में जो भी काम होता है हम उसे सदन की कार्यवाही कहते हैं। क्लियर है? अर्थात 11 से 6 बजे के बीच में, 11 से 6 बजे के बीच में सदन में जो भी काम होता है, जो भी काम होता है उसे सदन की कार्यवाही कहते हैं, उसे सदन की कार्यवाही कहते हैं। 11 से 6 बजे के बीच में सदन में जो भी कार्य हो रहा है, तो 11 से 6 बजे के बीच में सदन के अंदर होने वाले कामों को हम क्या कहेंगे, सदन की कार्यवाही के नाम से हम उसे जानेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि सर सदन की कार्यवाही क्या है। अब सदन की कार्यवाही बच्चे 2 भागों में बटी हुई होती है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। पहली पाली जो है वह भोजनावकाश से पहले और दूसरी पाली जो होती है बेटा वो भोजनावकाश के बाद होती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जैसे आपने बैंक में देखा होगा कि लंच से पहले और लंच के बाद, या फिर हमारी क्लास में भी लंच से पहले के पीरियड और लंच के बाद के पीरियड, तो ठीक यही प्रोसेस होती है, ठीक यही प्रोसेस होती है। ये बात आ रही है ना सभी को समझ में? ये बात सभी को बराबर क्लियर हो पा रही है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है, कोई दोहराए तो नहीं है? तो हम इस पूरी कार्रवाई को ठीक है 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक भोजनावकाश से पहले, ठीक है, वो 11 से 1 बजे तक है, 11 से 1 बजे तक है। भोजनावकाश के बाद वह 2 से 6 बजे तक है, और जो भोजनावकाश रहेगा वह भैया जी आपका 1 से 2 बजे तक रहेगा। ठीक है, देखो पीएम का मतलब आप लोग समझते हो। ठीक है, पीएम मीन्स ठीक है दोपहर 12 बजे के बाद का समय, और दोपहर 12 बजे से पहले का समय वो एएम होता है। ठीक, रात के 12 बजे के बाद एएम स्टार्ट हो जाता है दोपहर के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 बजे के बाद फिर आपका पीएम लग जाता है रात के 12 बजे तक। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हाँ, ठीक है, अब आप लोग ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि सर प्रश्नकाल क्या होता है। मैं समझ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे
ठीक है, आपकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि सर व्हाट इज क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, इसे आप समझा दीजिए। देखो, मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, जो इवन यूपीएससी की क्लासेस में भी पढ़ाया जाता होगा, वो भी मैंने यहाँ पर ठीक डिस्कस आपसे किया है बहुत अच्छे से। कुछ भी आपका नहीं छूट रहा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, आपको मजा आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब हम प्रश्न काल के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज क्वेश्चन आवर, आखिर प्रश्न काल होता क्या है। प्रश्न काल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, सदन की कार्यवाही का शुरुआती घंटा। जब सदन स्टार्ट होता है तो सदन की कार्यवाही का जो सबसे पहला घंटा होता है, जो शुरुआती घंटा होता है, ठीक है, फर्स्ट आवर ऑफ द, ठीक है ना, हाउस इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है ना, आपका प्रश्नकाल जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सदन की कार्यवाही में इसका बड़ा महत्व होता है। ठीक है, इसके माध्यम से एक्चुअली क्या किया जाता है, प्रश्नकाल के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से माननीय सदस्य जो होते हैं, वे माननीय सदस्य बच्चे सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं। सरकारी सदस्य का मतलब आप कह सकते हैं बच्चे कि जो मंत्री हैं, तो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, तो मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप कह सकते हैं बच्चे कि सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सरकार कैसे काम कर रही है, इस मुद्दे पर सरकार की राय क्या है, इस मुद्दे पर इस मंत्रालय की क्या अप्रोच है, ठीक है, इस मंत्रालय के संदर्भ में बच्चे इसकी भविष्य की क्या रणनीतियां हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बच्चे कि ये जो प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया, ठीक है, क्यों स्पेशल है, क्यों खास है, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे बच्चे लगातार जो सरकार में सदस्य होते हैं, सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछकर उनको उनके शासन प्रशासन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछकर शासन प्रशासन के लिए उनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप इसमें प्रश्न कर पाते हैं, आप पूछ पाते हैं कि भाई, ठीक है, अगर आप इस प्रकार की शासन का संचालन कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए सरकार की कोई भी कल्याणकारी योजना आई तो उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा, कितने लोगों को लाभ नहीं पहुंचा, उस पर कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ, अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो पाई अथवा नहीं, तो संबंधित मंत्रालय से या उसके किसी भी विभाग से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो सांसद होते हैं, सांसद जब मंत्री परिषद के सदस्यों से या सांसद जब मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे काल को हम प्रश्नकाल कहते हैं। तो प्रश्नकाल आप बोल सकते हैं कि सदन का कार्यवाही का शुरुआती 1 घंटा, सदन की कार्यवाही का सदन की कार्यवाही का, देखिए, एक घंटा शुरुआती 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सदन की कार्यवाही का जो शुरुआती 1 घंटा होता है, सदन की कार्यवाही का शुरुआती 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ये बात क्लियर है कि भाई सदन की कार्यवाही का शुरुआती 1 घंटा क्या है, प्रश्नकाल है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और ये कितने से कितने बजे तक का होता है, ये 11 से 12 बजे तक का होता है। ठीक है, ये 11 से 12 बजे तक का होता है। अब इसके बारे में कुछ चीज आप जान लीजिए बहुत अच्छे से। सदन की कार्यवाही का शुरुआती 1 घंटा है, ये प्रश्नकाल कहलाता है। आप लोगों को पता है ये सुबह 11 से 12 बजे तक का होता है। 12 बजे तक का होता है, ठीक है, ये सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का होता है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें क्या होता है, जो संसदीय सदस्य हैं, संसदीय सदस्य मेरे प्यारे बच्चे, वे प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर सवाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष को इन सवालों का जवाब भी देना होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेटा ये एक ऐसा समय होता है, ठीक है, जब सरकार को उसकी कसौटी पर उतारा जाता है। ठीक है, सरकार का हर एक मंत्री अपने प्रशासनिक कृत्यों के लिए बच्चे उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें संसदीय सदस्यों के द्वारा
संसदीय सदस्यों के द्वारा मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सरकार को उसके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है, किए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है, कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है। सरकार को उसके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति बच्चे रेस्पॉन्सिबल, उसके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति बच्चे सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाता है। ये बात समझ पा रही है। और हर एक मंत्री बच्चे अपने प्रशासनिक कृत्यों में, ठीक है, संसदीय सदस्यों को उत्तर देता है। वह कहता है कि माननीय संसदीय सदस्य ने किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछा तो भैया जी वह मंत्री बाध्य होगा उसका जवाब देने के लिए। मतलब ये, ठीक है, क्या है, जैसे आपने देखा बच्चे, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था आखिर है क्या, आपने समझा कि भाई व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि यहां पर जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद बच्चे निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अब मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी का मतलब क्या है बच्चे, जवाबदेह है, जवाबदेह है। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी खूबसूरती होती है जवाबदेहिता। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है, जवाबदेहिता। तो इसमें क्या होते हैं बच्चे, अब देखिए, जो सांसद होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। सांसद दो प्रकार के हैं, एक बेटा सरकारी, जिसको आप सरकारी सदस्य कहेंगे, सरकारी सदस्य, और दूसरे होते हैं गैर सरकारी, गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य आप किसे कहेंगे, सरकारी सदस्य का मतलब होता है जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वे सरकारी सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हैं, है ना बच्चे, समझ गए। दूसरा, ठीक है ना, किसी भी मंत्रालय या उससे संबंधित विभाग से अटैच है, किसी भी मंत्रालय या उससे संबंधित विभाग से संलग्न है, मतलब अटैच है। मतलब ये कोई मंत्री हो सकते हैं, किसी विभाग के प्रमुख हो सकते हैं। गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या है बच्चे, जो विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के सांसद हैं, सत्ता पक्ष के नहीं है, विपक्ष के हैं या अन्य राजनीतिक दलों के हैं, अन्य राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, देखो शासन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, सरकारी सदस्यों के द्वारा। हम और आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं भाई कि शासन का संचालन सरकारी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। शासन कार्य का जो संचालन होता है, शासन कार्य का संचालन सरकारी सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसमें मंत्री परिषद जो होती है, इसमें बच्चे जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद यह क्या करती है बच्चे, शासन का संचालन करती है, शासन का संचालन करती है मंत्री परिषद। और शासन के संचालन करने में वह विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्वहन करती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि शासन के संचालन में
वह बहुत प्रकार के ऑपरेशंस करती है जिससे कि सरकार का संचालन हो सके। तो उसके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं उसके कृत्यों के प्रति उसको बच्चे उत्तरदायी ठहराया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मान के चलिए मैं आपसे, देखिए यहां पर मैं आपको जवाब देता हूं इसका कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चे, हम पढ़ाते हैं, देखिए हमने क्लास में पढ़ाया और क्लास में पढ़ाने के बाद हम चले गए, लेकिन जो भी हमने क्लास में पढ़ाया उसके प्रति हम रेस्पॉन्सिबल हैं कि एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और डाउट पूछने के माध्यम से बच्चे आप पूछ सकते हैं कि सर आपने ये वाली चीज पढ़ाई थी तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है। जैसे मान के चलिए मैं यही टॉपिक आपका पढ़ा रहा हूं, तो इसके बाद जैसे ही आपका ग्रुप ओपन होगा तो ग्रुप ओपन होने में आप हमसे प्रश्न कर सकेंगे। बोलो बेटा, आप प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं? ये अब आप प्रश्न कर पाते हैं और हम उस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं, या तो तभी दे देते हैं, अगले दिन दे देते हैं, अगले दिन दे देते हैं, 2-3 दिन के भीतर आपके उस प्रश्न का जवाब आपको ठीक मिल जाता है। बोलो मिल जाता है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, तो ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है। ठीक है, जो मंत्री परिषद है वो शासन का संचालन कर रही है, और अगर मंत्री परिषद बेटा शासन का संचालन कर रही है तो शासन के संचालन करने में वे बहुत सारे कार्यों का निष्पादन कर रही है, वे बहुत सारे कृत्यों का निष्पादन कर रही है, बहुत सारे कार्यों को कर रही है। तो उन कार्यों के निर्वहन के संदर्भ में उसको उत्तरदायी ठहराया जा सके, इसलिए जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सब प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं सर, ये प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? जो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, तो हमें ये क्लियर हो गया कि सर गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं शासन प्रशासन से संबंधित, जिससे के कारण उनको उनके कार्यों में उत्तरदायी ठहराया जा सके, उनसे पूछा जा सके। ठीक है, आखिर प्रश्न क्यों पूछा जाता है? प्रश्न क्यों पूछा जाता है? तो बेटा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई शासन में पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता का मतलब आप समझते हो? ट्रांसपेरेंसी। तो शासन में पारदर्शिता बनी रहे, देखिए इस वजह से। देखिए शासन में सत्यनिष्ठा बनी रहे। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है बेटा ईमानदारी से शासन हो, सत्यनिष्ठा बनी रहे। देखिए शासन उत्तरदायी हो, रेस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायित्व की देखिए निष्ठा हो शासन में, उत्तरदायी हो। और तुम्हें पता है कई सारे घोटाले, सरकारों के कई सारे ऐसे कार्य जो अनियमित थे, वो बेटा इन प्रश्नों के माध्यम से निकल कर आए। जब किसी गैर सरकारी सदस्य ने सरकार से प्रश्न पूछा, या सरकार के किसी मंत्री से प्रश्न पूछा, या किसी देखिए विभाग से संबंधित किसी भी मंत्रालय से प्रश्न पूछा, ठीक है सांसद ने, तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। और जब उसने जवाब दिया तब पता चल के आया कि भैया यहाँ तो वास्तव में अनियमितता है, यहाँ तो घपला है, यहाँ तो घोटाला है, ये तब पता चलता है। और संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भाई यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछने का स्केल है। ठीक है, और आप प्रश्न पूछकर उस शासन को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं उसके कार्यों के लिए बच्चे, कि आपने किया है तो क्यों किया है, और अगर किया नहीं तो क्यों नहीं किया, और अगर किया है तो कैसे किया है, और उसको करके आपने क्या टारगेट अचीव किया है। आप लोग बहुत अच्छे समझ में, ठीक है, आपको आ रही होगी। जैसे आपने कभी सदन की कार्यवाही देखी होगी, आमतौर पर आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एक बार लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही आप देखा करो। तो जब आप सदन की कार्यवाही देखते हो, जब भी सदन स्टार्ट होता है, दूरदर्शन वगैरह कई सारे चैनलों पर उसका लाइव प्रसारण होता है, तो जब भी सदन प्रारंभ होता है बच्चे, तो सदन के प्रारंभ होने पर ठीक है जो शुरुआती 1 आवर है उसमें वो प्रश्नकाल का ही होता है। जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, मतलब जो सांसद होते हैं, जो विपक्ष के होते हैं या अन्य पॉलिटिकल पार्टी के जो सांसद होते हैं, वो माननीय मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। माननीय मंत्री मतलब जो सत्ता पक्ष में है, माननीय मंत्री मतलब जो सत्ता पक्ष में है, तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनके मंत्रालय से संबंधित, उनके विभागों से संबंधित क्या प्रोग्रेस हुई है, आपने वो कार्य किया अथवा नहीं किया, आपने वो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया तो उसमें कितना खर्चा आया, उससे कितनी आय प्राप्त हुई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो शासन में पारदर्शिता बनी रहे, शासन में सत्यनिष्ठा बनी रहे, शासन में बच्चे उत्तरदायित्व की भावना हो, उत्तरदायी हो शासन। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे कि सरकारी कार्यों का मतलब सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का आप कह सकते हैं, सरकार के द्वारा किए कार्यों की जानकारी लेने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जानकारी लेने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
लेने हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मुन्ना, ये बात समझ में आई? अच्छा, अभी तक मैंने कुछ ऐसा इसमें नहीं पढ़ाया, मतलब जो आपको दिक्कत दे, अभी बस बहुत ठीक है बेसिक बेसिक सी बातें मैंने बताई हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि साहब ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका 2017 में, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके आए थे। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? तो जो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न होते हैं आपके बेसिकली 4 प्रकार के। तो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वह तारांकित प्रश्न होते हैं, वह एस्टेरिक क्वेश्चन होते हैं, वह तारांकित प्रश्न होते हैं, जो सबसे पहले प्रकार के प्रश्न होते हैं तारांकित। दूसरे होते हैं बच्चे जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक ना, अतारांकित प्रश्न होते हैं। तीसरे जो होते हैं बच्चे वह होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं। और बेटा जो चौथे प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है। तीसरे जो होते हैं वह अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, और चौथे जो होते हैं वो गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ये तीनों सरकारी सदस्यों से पूछे जाएंगे, चौथे जो गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, सदस्यों से जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, ये तीनों प्रकार के प्रश्न सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न 3 प्रकार के, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न, और चौथे बच्चे जो गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं, गैर सरकारी सदस्यों से। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये जो 3 प्रकार के प्रश्न हैं, ये 3 प्रकार के मुन्ना जो प्रश्न हैं, ये सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? सत्ता पक्ष का सांसद, सत्ता पक्ष का सांसद, सांसद जो किसी भी मंत्रालय से संलग्न है, जो किसी भी मंत्रालय से संलग्न है। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चे, तो गृह मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों का जवाब आपका अमित शाह से किया जाएगा। अगर अमित शाह उपस्थित नहीं है तो अमित शाह तो गृह मंत्रालय में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, अगर अमित शाह नहीं है तो जो राज्य मंत्री होगा वह उस प्रश्नों का जवाब देगा। बात समझ में आ रही है? राज्य मंत्री वह इन प्रश्नों का जवाब देगा। अब जैसे रक्षा से संबंधित प्रश्न है, तो जैसे मान के चलिए अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति जो गैर सरकारी सदस्य है, गैर सरकारी सदस्य राजनाथ सिंह से प्रश्न पूछ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, आप बताइएगा कि हमारे कितने एयरक्राफ्टों ने वहां पर परफॉर्म किया, हमारे कितने एयरक्राफ्टों ने वहां पर, ठीक है, परफॉर्म किया, टोटल ऑपरेशन में कितना खर्चा आया, ठीक है, ये सारी चीजें। हालांकि ठीक है ऐसी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्न जो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा सरकारी सदस्य से पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि सब सरकारी सदस्य कौन है? जो सत्ता पक्ष का सांसद है और वह किसी भी मंत्रालय से संलग्न है, वह किसी भी मंत्रालय से संलग्न है। तो सरकारी सदस्यों से, सत्ता पक्ष के सांसद से, जो कि किसी भी सत्ता पक्ष से संलग्न होते हैं, किसी भी मंत्रालय से संलग्न होते हैं, उनके द्वारा पूछे जाते, मतलब उनसे पूछे जाते हैं। किसके द्वारा बच्चे? किसके द्वारा पूछे जाते हैं? गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पूछे जाते हैं, गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरे होते हैं ऐसे प्रश्न जो गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं, गैर सरकारी सदस्यों से। इसको बच्चे कोई भी पूछ सकता है, इसको कोई गैर सरकारी सदस्य भी पूछ सकता है किसी गैर सरकारी सदस्य से। ठीक है, कोई गैर सरकारी सदस्य भी पूछ सकता है किसी गैर सरकारी सदस्य से बच्चे। कोई गैर सरकारी सदस्य भी पूछ सकता है किसी गैर सरकारी सदस्य से, या बच्चे कोई सरकारी सदस्य भी पूछ सकता है, लेकिन पूछे हमेशा गैर सरकारी सदस्य ही जाएंगे। तो अब आपको ये पता चल गया, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है, तो एनडीए के जो भी सांसद होंगे, ठीक है, जो किसी भी मंत्रालय से संलग्न होंगे, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, या फिर वह स्वतंत्र प्रभार होंगे, या फिर वह उप मंत्री होंगे। थैंक यू। ठीक है,
या फिर वे उपमंत्री हैं, हाँ, या फिर वे उपमंत्री होंगे, तो भैया जी उनसे सवाल पूछे जाएंगे गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये बात सभी को समझ में आई? और चौथे प्रकार के होंगे जो गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम तारांकित प्रश्नों पर चलेंगे। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं इनके बारे में मैं हर एक पॉइंट आपको लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तारांकित प्रश्न आप समझेंगे कि बच्चे सदन में किसी सदस्य की ओर से पूछे गए ऐसे सवाल, ठीक है, जिसका कि वह मौखिक उत्तर चाहता है, ठीक है ना, और चूंकि वह उसका मौखिक उत्तर चाहता है तो इसके लिए उस प्रश्न पर तारांक बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? उस प्रश्न पर तारांक बना हुआ होता है। तो इसलिए क्योंकि उस पर स्टार बना हुआ होता है, क्योंकि जो सदस्य इस प्रश्न को, ठीक है, पूछता है वह चाहता है कि संबंधित मंत्री उसका जवाब हमें मौखिक रूप से दे। कैसे दे? हमें मौखिक रूप से दे, तो वह तारांकित प्रश्न होता है, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर मौखिक है। अब क्योंकि मौखिक उत्तर है तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि मैं कांग्रेस का सांसद हूं और मैंने अमित शाह से प्रश्न किया, ठीक है ना, और जब मैंने अमित शाह से प्रश्न किया तो चूंकि ये तारांकित प्रश्न है, अमित शाह ने इसका उत्तर मुझे मौखिक रूप से दे दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मौखिक रूप से मुझे इसका उत्तर मिल जाए। अमित शाह जी ने मुझे मौखिक रूप से इसका उत्तर दे दिया। क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है तो मैं इस पर क्या कर सकता हूं? काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता हूं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकता हूं। अमित शाह ने बोला ऐसा, तो मैंने कहा क्यों है जी ऐसा, ये भी बताओ। बात समझ पा रही है? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एक दिन में मैक्सिमम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कोई भी एक सदस्य 5 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। यह प्रश्न हमेशा किसी भी सरकारी सदस्य से, सरकारी सदस्य का मतलब क्या हो गया? जो मंत्री परिषद में शामिल है उसी से पूछे जाएंगे। ये कभी भी किसी गैर सरकारी सदस्य से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न क्या है, समझ में आया? तारांकित प्रश्न नंबर फर्स्ट बच्चे मैं लिख देता हूं तारांकित प्रश्न के बारे में। क्या है तारांकित प्रश्न बच्चे? यहां पे नहीं लिखता, ठीक है, दूसरी जगह लिख देता हूं। यहां पर तो मैं ऐसे करके कर देता हूं कि ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले यहां पर तारांकित प्रश्न देखते हैं बच्चे। ऐसे क्वेश्चन आप इनको बोलेंगे तारांकित प्रश्न। कौन से तारांकित प्रश्न? देखो इनकी प्रकृति क्या है, हमेशा सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। मुन्ना इतना तुम्हारी वजह से लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, नहीं तो मैं एक डायग्राम बना के इसको क्लियर करवा देता, क्योंकि आपको याद रहे तो सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं, ठीक है। सरकारी सदस्य का मतलब है जो किसी मंत्रालय से संलग्न है, संलग्न है। हमेशा आप सरकारी सदस्यों से इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है। 10 दिन की, ठीक है, मिनिमम, ये ध्यान रखना, मिनिमम 10 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर, पूर्व सूचना के आधार पर ये पूछे जाते हैं। मिनिमम 10 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए आधार पर। क्लियर है सर? मिनिमम 10 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर। अब इनको तारांकित प्रश्न क्यों कहते हैं? इनको इसलिए तारांकित प्रश्न कहते हैं बच्चे कि जो गैर सरकारी सदस्य, जो गैर सरकारी सदस्य इस प्रश्न को करता है, जो भी गैर सरकारी सदस्य बच्चे ये क्वेश्चन करता है, तो वो इस प्रश्न पर स्टार बना देता है, तारांक बना देता है। वह इस पर तारांक बना देता है। वह क्यों तारांक बना देता है इस पर? क्योंकि वह इसका उत्तर मौखिक रूप से चाहता है। क्यों तारांक बना देता है? वह इसलिए तारांक बना देता है बेटा, क्योंकि वह इसका उत्तर जो है, वह इसका आंसर जो है, वह इसका आंसर मौखिक रूप से चाहता है। मौखिक रूप से चाहता है, वह इसका उत्तर मौखिक रूप से चाहता है, इसलिए तारांक बना देता है, ठीक है। और ध्यान रखना इस पर अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न का मतलब समझिए प्रश्न पे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान रखना एक दिन में
एक दिन में मैक्स 20, ठीक है, तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक सदस्य मैक्स 5 प्रश्न पूछ सकता है, मैक्स 5 प्रश्न पूछ सकता है, 5 प्रश्न पूछ सकता है। पांच प्रश्न पूछ सकता है। चलिए बताइए मुन्ना, ये बात समझ में आई सभी को? बेटा आप लोग इसी बात के पीछे पड़े हो, गुरु जी आप हमारा नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। क्या होता है बेटा नाम लेने से? अभी तक आप इसी बात के पीछे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? एक बार बताएंगे। क्लियर है? हाँ सर, आपने एक प्रश्न है कि सर आपने वित्त विधेयक को विनायक बैच में, जो विनायक 1.1 था, 1.0 था, ठीक है, उसमें आपने बताया था कि वित्त विधेयक को 75 दिनों तक रोका जा सकता है। बेटा विनायक 1.0 बैच में आप ध्यान रखना, मैंने वहां पर वित्त विधेयक के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, मतलब ये नहीं पढ़ाया कि वित्त विधेयक प्रथम प्रकार के कौन से होते हैं, द्वितीय प्रकार के कौन से होते हैं, ये मैंने नहीं बताया। बस मैंने ये बताया था कि वित्त विधेयक के संबंध में क्या है, और वो सुन लो सब। वो सामान्य सी प्रक्रिया ये है कि 75 दिन के भीतर सदनों से पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। 75 दिन दोनों पारित हो जाना चाहिए, इसके संबंध में एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने इन चीजें बताई। वो सारी 10 में आप लेकिन सब
सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कहां से सब तैयार है। हेलो। प्रॉब्लम है